हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन की द्विजगत प्रणाली, तीन जगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली और पांच जगत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम द्विजगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अरस्तु के समय से जीवधारियों को वैज्ञानिक दो जगतों में विभाजित करते आ रहे हैं, जिसमें से एक जगत प्लांटेई यानी कि पादप जगत होता था और दूसरा जगत एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत या प्राणी जगत हुआ करता था। तो द्विजगत लिनियस का सिस्टम भी द्विजगत रहा और द्विजगत में उन्होंने पहला जो था वो था प्लांटी यानी कि पादप जगत और दूसरा था प्राणी जगत यानी कि एनिमेलिया। प्राणी जगत के जो कैरेक्टर्स थे वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम उसके एग्जांपल देते हैं। कौन कौन थे? शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में बीज युक्त पादप थे, जिसमें अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा जाता था। प्राणी जगत में प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता था, फिर ओरिफेरा यानी कि स्पंज, फिर निडेरिया जिसे सिलेंट्रेटा भी बोलते थे, फिर प्लेटी, हेलमंथीज, फिर एस्के हेलमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनो, डर्मेटा और कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी। अब तो पादप जगत और जंतु जगत में जो लक्षणों का अंतर था वो क्या था कि सबसे पहले पादपों में जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है उपस्थित हुआ करती थी, उपस्थित होती है, इसलिए उसके आधार पर रखा। इसमें अनुपस्थित, तो इसमें पहला कैरेक्टर कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती थी, इसमें नहीं पाई जाती थी। दूसरी, एक बड़ी धानी, एक बड़ी केंद्रीय धानी उपस्थित और इसमें अनुपस्थित या छोटी होती थी, या तो होती नहीं थी और होती है तो बहुत छोटी छोटी होती है। तीसरा, तो तीसरा मेन लक्षण है पादप में और एनिमल्स में, वो दूसरा है स्वपोषी होते थे और ये विषमपोषी होते हैं। इसके अलावा जो चौथा कैरेक्टर है प्लांट में एनिमल में कि संचित भोजन जो होता है, इनमें मंड यानी कि स्टार्च होता है और इसमें ग्लाइकोजन होता है।
उसके बाद पांचवा जो अंतर है या मतलब जो करेक्टर है प्लांट्स में एनिमल में कि इसमें असीमित वृद्धि होती है और इसमें सीमित वृद्धि होती है। असीमित का मतलब क्या होता है और सीमित का मतलब कि जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो एक विशेष समय तक होती है, उसके बाद होनी बंद हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में बेसिकली ट्रीज की बात चल रही है यहाँ पर। ट्रीज में जो वृद्धि होती है पहले ऊपर की तरफ वृद्धि होती है, प्राइमरी ग्रोथ प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं, और फिर बाद में चौड़ाई में वृद्धि होती है द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। और सिक्स्थ है चलन। इनमें चलन अनुपस्थित होता है, लेकिन जो पुराने जमाने में जब द्विजनक रखा गया था तो कुछ एल्गी होते थे जिनमें मोटाई स्टेज पाई जाती थी और इसमें चलन उपस्थित होता है। अधिकांश जंतु पोरिफेरा को छोड़ दिया जाए अगर तो अधिकांश जंतुओं में चलन होता था। सातवां लक्षण जो है वो उत्सर्जन तंत्र, पेशी तंत्र और अन्य तंत्र इनमें अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जन, पेशी आदि ऊतक या तंत्र अनुपस्थित और इनमें उपस्थित होते हैं। और आठवां उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया धीमी होती है। इसमें तीव्र होती है, तेज होती है। तो ये मेन लक्षण है जो द्विजगत और प्लांट्स और एनिमल्स में दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें कई सारी कमियां थी जिसके कारण द्विजगत क्लासिफिकेशन की जगह फिर 3, 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए और समय के साथ साथ इन क्लासिफिकेशन को रिप्लेस किया गया और इनकी जगह पर अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही सामान्यतः चलता है। कमी क्या है? सबसे पहले कि जो प्रोकैरियोटिक जीव है और यूकैरियोटिक जीव है उनको एक साथ रखा गया। जैसे जीवाणु हैं, जीवाणु जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन उनमें सेल वॉल उपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल उपस्थित होने का उनको प्लांट्स में रखा गया। लेकिन प्लांट्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है, जिसको साथ साथ रखना उचित नहीं था। दूसरा कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी यानी कि जिनमें भोजन स्वयं बनता है उनमें फंजाई और यानी कि कवक और शैवाल, जिनमें शैवालों में भोजन स्वयं बनता है जबकि फंजाई में भोजन स्वयं नहीं बनता है, लेकिन उन दोनों को साथ साथ रखा गया था, ये भी उचित नहीं था। तीसरा, एक कोशिकीय साधारण जीव जैसे डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट आदि है, उनको बहुकोशिकीय जीवों के साथ रखा गया था। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय जीवों को जो प्रोटोजोन्स के अंतर्गत पढ़ते थे उनको बहुकोशिकीय जंतुओं के साथ रखा जाता था, जिनके कैरेक्टर्स में काफी अंतर होता था, ये भी रखना उचित नहीं था। और लास्ट यूग्लिना और स्लाइम कवक जो होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं इनको, उनको पहले वैज्ञानिक दोनों ग्रुप्स में रखते थे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि ये वास्तव में प्लांट है या एनिमल है। लेकिन चूंकि इनके कैरेक्टर्स दोनों जैसे होते हैं तो इसलिए उनको दोनों ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद अब हमें पढ़ना है 3 जगत क्लासिफिकेशन। 3 जगत वर्गीकरण यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इतनी सारी दिक्कत होने के कारण अब साइंटिस्ट ने आगे के वर्गीकरण की तरफ देखा कि कुछ नए क्लासिफिकेशन हमें देने चाहिए, तो एक नया किंगडम बना प्रोटिस्टा। अब लेकिन जो प्रोटिस्टा टर्म था वो प्रोटिस्टा टर्म तो दिया था सीक्यूरियर,
लेकिन प्रोटिस्टा जगत जो विकसित किया वो किया हैकल ने। तो टर्म तो दिया क्यूवियर ने, लेकिन जो जगत विकसित किया प्रोटिस्टा वो किसने किया? हैकल ने किया। और हैकल ने क्या किया? उन्होंने ऐसे जीवों को जो ऊतक नहीं बनाते हैं और एक कोशिकीय होते हैं उसके लिए उन्होंने प्रोटिस्टा टर्म यूज किया। यानी प्रोटिस्टा के कौन है? जो जीव जो ऊतक नहीं बनाते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं, जिन्हें हम अकोशिकीय यानी कि एसेलुलर कहते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर ही वो सारी रिएक्शंस हो जाती हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म के लाखों करोड़ों सेल मिलकर करती हैं, इसलिए हम इनको अकोशिकीय बोलते हैं, पहले इनको एक कोशिकीय बोलते हैं। तो उन्होंने जगत विकसित किया, तो इसलिए अब जितने भी जीव थे तो उन्होंने इसको 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब लेकिन इसमें कमी क्या रह गई? 2 कमी विशेष रह गई कि प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के साथ यूकैरियोटिक प्रोटोजोन्स को वर्गीकृत किया गया। दूसरी कमी क्या रह गई? शैवाल और कवकों को हैकल ने प्रोटिस्टा में साथ साथ रखा। तो प्रोटिस्टा में ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म को रखा जिसमें टिश्यू नहीं बनते। तो ये 2 कमी रह गई इस किंगडम में। अब इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण जो था, 4 जगत वर्गीकरण को लिन मार्ग्यूल्स और एचएफ कोपलैंड ने 1956 में दिया। और 4 जगत क्लासिफिकेशन में कोपलैंड ने क्या काम किया कि उन्होंने वर्ड यूज किया माइकोटा, MYCHOTA, माइकोटा। कोपलैंड ने वर्ड यूज किया माइकोटा, लेकिन डॉगर्टी एंड एलन ने टर्म यूज किया माइकोटा। तो उन्होंने वर्ड यूज किया मोनेरा यूज किया। तो माइकोटा या मोनेरा के अंदर उन्होंने सभी प्रोकैरियोट्स को रख दिया। और बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया ऐसे रखा गया। तो इसलिए उनके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा उसमें अब क्या रहा कि यहां पर मोनेरा और आ गया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया हो गया 4 जगत वर्गीकरण। इसमें 4 जगत वर्गीकरण में जीवों को अब 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन अब इसमें इन्होंने करा क्या कि प्रोटिस्टा जो रखा था, इन्होंने प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय सवालों को रखा, बहुकोशिकीय सवालों को रखा, कवक और प्रोटोजोआ को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। तो प्रोटिस्टा ग्रुप जो होता है उसमें एक कोशिकीय शैवाल भी रहे, बहुकोशिकीय शैवाल भी रहे और कवक भी रहे, प्रोटोजोआ भी रहे। और प्लांटेई के लिए उन्होंने मेटाफाइटा वर्ड यूज किया, मेटाफाइटा, हिंदी में भी मेटाफाइटा। मेटा मतलब यहां पर मल्टी सेलुलर के लिए लगाया गया और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती थी। और इन्होंने एनिमेलिया के लिए रखा नाम मेटाजोआ। मेटा मतलब बहुकोश के लिए और जोआ का मतलब
एनिमल जिनमें बहुकोशिकीय जंतु पाए गए। इसके बाद वर्गीकरण की पंच जगत जो है वो पढ़ेंगे अब हम। तो वर्गीकरण की जो पंच जगत प्रणाली है उसमें विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया 1969 में, जिन्होंने समस्त जीवों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो क्लासिफिकेशन है इनका वो 5 गुणों पर आधारित था। पहला, कोशिका संरचना। दूसरा, काय संरचना यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, पोषण का प्रकार। चौथा, प्रजनन। और पांचवा, जाति वृत्तीय संबंध या जाति वृत्त। ये 5 कैरेक्टर्स थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, काय स्ट्रक्चर संरचना यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पोषण प्रकार, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन और जाति वृत्तीय संबंध यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब जो ये संरचना है इन आधार पर जो कोशिका की संरचना है मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है, यहां पर यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक। बॉडी स्ट्रक्चर में ये जो सेल्स होती हैं ये सिंगल सेल होती हैं, एक कोशिकीय होते हैं जिन्हें अब अकोशिकीय बोलते हैं। ये भी एक कोशिकीय होते हैं। फंजाई जो होते हैं ये जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं वैसे तो नॉर्मली, लेकिन उनमें ऊतक नहीं बनते हैं नॉर्मली, ऊतक अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो ये होती है बहुकोशिकीय होते हैं ये भी, और इनमें ऊतक उपस्थित होते हैं। ऊतक तथा अंग होते हैं इसमें, और इसमें भी बहुकोशिकीय ऊतक अंगों का सिस्टम डेवलप होता है। पोषण का प्रकार, इसमें रसायन संश्लेषी से लेकर प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है और परपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि परजीवी भी हो सकते हैं, मृतो परजीवी भी हो सकते हैं। ये स्वपोषी होते हैं नॉर्मली, कुछ विषमपोषी होते हैं, ज़्यादातर पोषी होते हैं स्वयं, ये विषमपोषी होते हैं और इसीलिए ये मृतोजीवी होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, या परजीवी होते हैं जो लिविंग से प्राप्त करते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और ये विषमपोषी होते हैं। और होनो जो इसमें न्यूट्रिशन होता है बेसिकली, जंतु सब पहले खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। प्रजनन इसमें संयुग्मन से होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें ज़्यादातर एसेक्सुअल होता है, लेकिन कुछ में हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो होता है वो दोनों में निषेचन होता है, इसमें भी निषेचन होता है। और जो फंजाई होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। और जाति वृत्तीय संबंध जो होते हैं
तो ये जाति विधि संबंधों के आधार पर इन्होंने इसको 5 क्लर्क सिस्टम में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सबसे कम डेवलप, उससे डेवलप, उससे डेवलप, उससे डेवलप और सबसे हाई डेवलप को इसमें रखा गया। तो जो मेन कैरेक्टर थे उनके वो 3 थे, कोशिकीय संरचना, काय संरचना, पोषण का प्रकार और प्रजनन और जाति विधि संबंध भी थे। तो उन्होंने क्या काम करा, कोशिकीय संरचना के आधार पर या कोशिका जटिलता के आधार पर कि सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट्स है, कि इसके आधार पर उन्होंने मोनेरा का सर्जन किया। तो पहला जो कैरेक्टर था वो कोशिकीय संरचना के आधार पर मोनेरा का सर्जन हुआ कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा कोशिका काय संरचना यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जीव किस प्रकार का है, जीव की जटिलता कैसी है, इसके आधार पर कि जीव एक कोशिकीय है बहुकोशिकीय है, इसके आधार पर किंगडम प्रोटिस्टा का हुआ यानी कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। और तीसरा पोषण के आधार पर कि वो स्वपोषी है या विषमपोषी है, इस आधार पर उन्होंने तीसरे वाले के लिए कौन सा यूज किया, फंजाई बनाया। इससे करेक्ट कौन सा बना, फंजाई, कि पोषण का प्रकार कैसा है, स्वपोषी या विषमपोषी। और उन्होंने विषमपोषी प्रकार के फंजाई के लिए एक नया ग्रुप फंजाई या माइकोटा का सृजन किया और सारे कवकों को इन्होंने माइकोटा में दिया। अब जो शेष बचे स्वकोशी टाइप के पादप थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, उन्होंने उसको सभी को प्लांटेई में रखा। और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और जिसमें स्वकोशी नहीं होते हैं, जो विषमपोषी होते हैं, बाकी बचे सभी एनिमल्स को उन्होंने एनिमेलिया में रखा। तो इस प्रकार से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो 5 बेसिक कैरेक्टर पर आधारित था। कोशिकीय संरचना यानी कि कोशिका संगठन, दूसरा काय संरचना यानी कि जटिल जीव की जटिलता और पोषण का प्रकार, प्रजनन और जीव जाति विधि संबंध। कोशिका संरचना के आधार पर उन्होंने मोनेरा का सृजन किया कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। काय संरचना के आधार पर उन्होंने प्रोटिस्टा का सृजन किया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है। और पोषण के आधार पर कि वो स्वपोषी है या विषमपोषी, उन्होंने फंजाई का सृजन किया। और सारे विषमपोषी जंतु ऑर्गेनिज्म जिनमें काइटिन की सेल वॉल थी और जो जिनमें विषम पोषिता पाई जाती थी और जिनमें सेल वॉल काइटिन की थी और वो बहुकोशिकीय टाइप के जीव थे, उनको उन्होंने फंजाई में रखा। शेष बचे पादप जिनमें स्वपोषण पाया जाता था, सेल वॉल पाई जाती थी, उसके आधार पर इन्होंने प्लांटेई में रख लिए। और जो विदाउट सेल वॉल थे जिनमें विषम पोषिता पाई जाती थी और बाकी बचे एनिमल्स को उन्होंने किस में रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। अब जो जीव एनिमेलिया में पाए गए उनके जो कैरेक्टर्स थे वो प्लांट से डिफरेंट रहे। और जो इनमें मेन अंतर है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विटेकर द्वारा चुने गए कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे कि विटेकर के जो लक्षण थे उनमें विभिन्न ग्रुपों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते थे। पहला लक्षण है कोशिका प्रकार। मोनेरा में जो सेल पाई जाती है वो होती है प्रोकैरियोट। और बाकी इसके अलावा सभी जगह यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। यहां भी यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक और यहां भी यूकैरियोटिक। दूसरी कोशिका भित्ति। मोनेरा में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है लेकिन वो अकोशिक होती है यानी कि उसमें सेल नहीं होती, अकोशिक। और वो अकोशिक होती है लेकिन बनी किससे होती है, वो पॉलीसेकेराइड से यानी कि बहु शर्करा प्लस अमीनो अम्लों से बनी होती है। और जो प्रोटिस्टा होती है उसमें केवल कुछ में उपस्थित होती है। और अगर जब वो उपस्थित होती है
तो बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें उपस्थित होती है और वो काइटिन की बनी होती है। इसमें भी उपस्थित होती है और वो बेसिकली सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें अनुपस्थित होती है सेल वॉल। अब तीसरा करेक्टर आया केंद्रक भित्ति यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें अनुपस्थित होती है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, बाकी सब में उपस्थित होती है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। काय संरचना यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी किस टाइप की है, यानी कि इसकी बॉडी क्या होती है, अकोष्ठीय, यानी कि जिसको पहले यूनिसेलुलर बोलते थे अब उसको क्या बोलते हैं, एक कोष्ठीय की जगह अकोष्ठीय। ये भी अकोष्ठीय। लेकिन जो कवक होते हैं, कवक जो होते हैं वो बहुकोष्ठीय होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं। बहुकोशिक भी लिख सकते हैं हम इसको, बहुकोष्ठीय। लेकिन इनमें क्या होता है, ये टिश्यूज जो होते हैं वो नहीं बनते ज्यादा, और वो क्या होते हैं, अदृढ़ ऊतक होते हैं, अदृढ़, अदृढ़ ऊतक होते हैं जो थोड़े बहुत बनते हैं, तो वो ज्यादा दृढ़ नहीं होते, मजबूत नहीं होते। लेकिन इन वालों में ऊतक और अंग दोनों उपस्थित होते हैं। ऊतक बनते हैं सेल से और अंग बनते हैं, और इसमें ऊतक, अंग अथवा अंग तंत्र होते हैं। यानी कि इनमें पहले सेल, ज्यादातर में सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी कि सेल, सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र बनते हैं। इसके बाद पोषण विधि। पोषण विधि में क्या होता है कि ये स्वपोषी हो सकते हैं, यानी कि रसायन संश्लेषी हो सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, परपोषी होते हैं या विषमपोषी बोल सकते हैं इनको। परपोषी में दो हो सकते हैं, एक तो होते हैं मृतोजीवी जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से यानी मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, परजीवी हो सकते हैं जो जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ज्यादातर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। ज्यादातर तो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। और ये भी दो ही प्रकार के होते हैं ज्यादातर, या तो मतोजीवी होंगे, मतोपोषी बोल सकते हैं इनको, मतोपोषी यानी कि जो मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, और परजीवी हो सकते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। एनिमल्स, प्लांट बना पाते हैं। प्रजनन की क्रिया, इसमें जो प्रजनन होता है वो संयुग्मन से होता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वरना इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कॉमनली क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, द्विविभाजन होता है। इसके बाद जो इसमें है वो युग्मन, संयुग्मन एवं संलयन होता है। इसमें युग्म बनेंगे, युग्मन यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और युग्मन या संलयन, तो युग्मन का संलयन यानी युग्मकों का संलयन एवं संयुग्मन, संयुग्मन से भी हो सकता है। जो कवक है इन तीनों में निषेचन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट या दो गैमेट बनते हैं, वो फ्यूज होते हैं और संलयन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये विटेकर के सिस्टम के लिए प्रमुख लक्षण है, उनके आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में पाए जाने वाले लक्षण हैं। अब विटेकर सिस्टम की अच्छाइयाँ यानी कि गुण और कमियाँ, यानी कि जो पंच जगत संकल्पना है, यानी कि उसके पहले एडवांटेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डिसएडवांटेजेस या
डिमेरिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले विटेकर ने जो प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए, जैसे बैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल है, उनको पादपों से अलग करके, क्योंकि पहले वाले सिस्टम्स में पादप, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पादप के साथ ही बैक्टीरिया रखे जाते थे, साइनोबैक्टीरिया रखे जाते थे, क्योंकि उनमें सनवाल उपस्थित होती थी, कोशिका भित्ति होती थी। उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को जिनमें सनवाल प्रेजेंट होती थी, उनको यूकैरियोटिक पादपों से अलग कर दिया गया और उनके लिए एक नया जगत बनाया, मोनेरा, और सारे प्रोकैरियोट्स को उन्होंने मोनेरा में फिट किया। क्यों किया? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, कायिकी और आकारिकी उच्च पादपों से बहुत भिन्न होती है, इसलिए उनको उनके साथ रखना न्याय संगत नहीं था और उन्होंने उसको निकालकर अलग जगत में रखा, मोनेरा में। दूसरा, इस वर्गीकरण से पूर्व यूग्लिना और उस जैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को पादप तथा जंतु दोनों ग्रुप्स में रखा जाता था, और अब उन्होंने इस प्रकार के जीवों के लिए, यूग्लिना जैसे जीवों के लिए जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, उनके लिए उन्होंने प्रोटिस्टा जो ग्रुप था उसको बनाया और प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा, जिससे उनकी स्थिति अब ज्यादा स्पष्ट हो गई है। क्लोरोफिल रहित कवकों को, जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जिनमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया जाता, जिनमें काइटिन की सेल वॉल होती है और अनेक लक्षणों में जो पादपों से भिन्न होते हैं, उनको उन्होंने पादपों से निकाला और पादपों से निकालकर उनके लिए एक अलग सिस्टम, एक अलग किंगडम, एक अलग जगत बनाया, जिसे उन्होंने फंजाई या माइकोटा कहा। और चौथा, वर्गीकरण में जो पंच जगत की जो व्यवस्था है, उसमें प्रारंभिक जीवधारियों से जो पादपों का बनना है, जंतुओं का जो बनना है, उनका क्रमिक विकास दिखाई देता है कि पहले प्लांटेई बने, प्रोटिस्टा बने होंगे, पहले प्रोकैरियोटिक बने, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स से पहले फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म बने, उनमें क्लोरोफिल डेवलप होने से प्लांटेई बने और फिर एनिमेलिया टाइप के ऑर्गेनिज्म बने होंगे। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जगत जो है विषमांग समूह है, यानी कि हेट्रोजीनस ग्रुप्स है। हेट्रोजीनस का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना। जैसे प्रकाश संश्लेषी यानी कि स्वयंपोषी और अप्रकाश संश्लेषी यानी कि विषमपोषी जीव, जिनमें कोशिका भित्ति हो भी सकती है, कोशिका भित्ति नहीं भी होती, उन सबको एक साथ रखा जाता है। यानी कि मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, मोनेरा में भी ऐसी है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन दोनों साथ रखे गए हैं। इसी प्रकार से प्रोटिस्टा में ज्यादातर में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता, लेकिन फिर भी साथ रखे गए हैं, तो ये एक कमी है। दूसरी, निम्न जीवधारियों के मध्य पाए जाने वाले फाइलोजेनेटिक संबंध यानी कि जाति वृत्तीय संबंध जो होते हैं, वो समानतः नीचे वाले ग्रुप में ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कमी है इस वर्गीकरण में, कि इस वर्गीकरण में विटेकर ने विषाणुओं को कोई स्थान नहीं दिया, यानी कि उन्होंने विषाणुओं के बारे में कोई भी बात नहीं बताई कि विषाणु का ओरिजिन कैसे रहा होगा, विषाणु कैसे बने होंगे, विषाणु लिविंग और नॉन लिविंग से कैसे संबंधित है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है। अर्थात उन्होंने विषाणु का जिक्र नहीं किया, विषाणु को अपने क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।